इंडिया के 77% लोग आज स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें दावा किया गया है कि इंडिया के 77% यानी कि हर 4 में से 3 इंसान स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है और ये यंग जनरेशन्स में और भी ज्यादा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक 143 कंट्रीज में 126 है। कहीं ना कहीं इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बहुत ही निचले पायदान पे रहता है। अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया से ऊपर स्कोर करती है। और अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमेशा ही नॉर्डिक कंट्रीज टॉप 10 में मिलेगी। अब अगर आप इस चीज के बारे में किसी भी इंडियन से पूछेंगे तो वो अक्सर यही जवाब देंगे कि इंडिया में गरीबी बहुत है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया में हैप्पीनेस कोशेंट इतना कम है। पर इंडिया तो वर्ल्ड की टॉप 5 जीडीपी कंट्रीज में आती है। तो इसके जवाब में लोग बोल सकते हैं कि हमें जीडीपी नहीं, जीडीपी पर कैपिटा देखनी चाहिए। तो अगर जीडीपी पर कैपिटा की ही बात होती तो फिनलैंड, जो कि लास्ट 7 साल से हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप पे है, वो तो वर्ल्ड की टॉप 10 जीडीपी बाई कैपिटा कंट्रीज में भी नहीं आती है। पर नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते ही लोग अक्सर यही जवाब देते हैं कि अरे ये तो बहुत ही छोटी कंट्रीज है, तो इसे आप इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इनमें इंडिया जितनी डाइवर्सिटी नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगर आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के ऑथर्स की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि एक पॉपुलेशन का लाइफ सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि वहां लाइफ सेटिस्फैक्शन और पॉपुलेशन के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। पर कैपिटा इनकम एक मेजर फैक्टर है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। इलेक्शंस सर पे है, पर हम जो अदर फैक्टर्स है उनके बारे में डिस्कशन भी नहीं करते हैं और उन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो मान लीजिए आप मेरे पॉपुलेशन के लोग जो कि 24-25 साल से लेके 35 टू 40 ईयर्स के बीच है, इनको सबसे ज्यादा 2 चीजों की टेंशन होती है। एक अपने पेरेंट्स के हेल्थ की और दूसरा अपने जॉब सिक्योरिटी की। अगर इंडिया में आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही खराब है। इंडिया में मेडिकल कॉस्ट हर साल 14% से बढ़ रहे हैं। आप ही बताइए, आप में से कितनों की सैलरी 14% पर ईयर बढ़ती है? इसमें से टैक्स कटने की बात तो अभी आप छोड़ ही दीजिए। तो कहीं ना कहीं बढ़ते मेडिकल एक्सपेंसेस को हमारी सैलरी मैच नहीं कर पाती है और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो है एक मेजर बीमारी में अपने पूरे लाइफ भर की सेविंग्स गवा देते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस भी है फिर भी बहुत सारी चीजें इंश्योरेंस कवर नहीं करती या उनमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको ध्यान नहीं रहते हैं। अगर इसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गिने चुने कुछ सिटीज में ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अक्सर गांव के लोगों को बड़े सिटीज में जाके इलाज करवाना पड़ता है, फिर वहां उन्हें रहने खाने वगैरह का भी खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस एक इंडियन के लिए एक बहुत ही मेजर सरदर्द है। अब थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपने अपने हर महीने के पेचेक से गवर्नमेंट को सही से टैक्स भी भरा है, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब जाएगी उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1 रुपए का भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने हर महीने टैक्स भरा, तो इसके बदले में गवर्नमेंट आपको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करने वाली है। और इंडिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पे ले ऑफ्स करना बहुत ईजी है। इंडिया में लेबर लॉस एकदम भी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज बहुत इजीली किसी को भी ले ऑफ कर सकती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या जो डेली वेज वर्कर्स है, उन्हें हमेशा इस चीज की टेंशन रहती है कि कहीं उन्हें काम से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें काम से निकाल दिया गया तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इंडिया में लोगों को टैक्स भरने से दिक्कत नहीं है, उन्हें इस चीज से दिक्कत है कि उन्हें अपने ही टैक्स के पैसों के बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। अब अगर आप दूसरे एज ग्रुप की बात करें जो कि 40 से 60 के एज ग्रुप है, तो उनमें सबसे बड़ा टेंशन होता है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन। चलिए हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2009 में अगर आपको आईएम में एडमिशन मिल जाता तो आपको 5 लाख रुपए की फीस देनी होती। 2014 में ये बढ़ के 15 लाख हो गया, जो कि 3 गुना है। और अगर आज की डेट की आप बात करें तो आईएम की फीस 31 लाख है। अब अगर आप इंडिया के टॉप 10% अर्नर्स की बात करें, जी हाँ टॉप 10% अर्नर्स, तो वो महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं। ये मेरे नहीं, ये खुद गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स है।
तो अगर आप महीने के 25,000 कमाते हैं और आप मान लीजिए रहने खाने के अलावा आपने हर महीने 5,000 रुपए सेव कर लिए, तो आपको पता है आपको कितने साल लगेंगे 31 लाख जोड़ने में? 51 ईयर्स। 51 ईयर्स आपको लगेंगे 31 लाख का अमाउंट जोड़ने के लिए। यानी कि अगर आप 51 ईयर्स तक जॉब कर रहे हैं तो आप जाके अपने बच्चे को आईएम में पढ़ा पाएंगे। और अभी मैंने इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं की है। एजुकेशन इन्फ्लेशन आपकी सैलरी इंक्रीमेंट से तो हर साल ज्यादा ही बढ़ रहा है। अब हम हमारे तीसरे एज ग्रुप की बात करते हैं जो कि है 60 प्लस लोगों का। मान लीजिए आपने किसी तरह पैसे जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा भी लिया और घर भी बना लिया। अब आपका है आपका रिटायरमेंट। इसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा है जो कि खुद आपने ही जोड़ा है वो आपको मिलेगा, पर अक्सर वो रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं होता है। अब आपने मान लीजिए 30-35 साल तक नौकरी की और आपने हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स भी भरा, लेकिन जब आपकी रिटायरमेंट की बारी आई तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन से आपको ये लगता है कि टैक्स का पैसा जो मैं भर रहा हूं वो तो मुझे मिलता ही नहीं है। और ये जो टैक्स का पैसा होता है वो अक्सर करप्शन में चला जाता है। तो अब आप ही बताइए, इंडियंस अनहैप्पी और स्ट्रेस्ड नहीं होंगे तो कौन होगा? अब अगर हम एक बार नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ देखें तो वहां पे एक नॉर्डिक मॉडल करके चीज चलती है। नॉर्डिक मॉडल के अंदर हेल्थ केयर और एजुकेशन सबके लिए फ्री है। तो कहीं ना कहीं हर किसी को हेल्थ केयर और एजुकेशन की तो टेंशन ही नहीं है। और सिर्फ बात पैसों की नहीं है, वहां पे पब्लिक कंपनीज जो है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स और स्कूल्स है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि प्राइवेट प्लेयर्स चाह के भी नहीं आ सकते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मनचाहा पैसा वसूल सकते हैं। अब अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज में एक साल भी जॉब कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपने डेनमार्क में एक साल काम किया और आपकी जॉब चली गई तो गवर्नमेंट आपको 2 साल तक आपकी लास्ट ऑन सैलरी का 90% हिस्सा देती रहेगी। अगर आप यही चीज स्वीडन में देखें तो आप 100 दिन अनएम्प्लॉयमेंट के आपको आपकी पुरानी सैलरी का 80% पैसा मिलेगा और बाकी के 200 दिन आपको 70% पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में आपके पास एक साल या 2 साल का एक बफर रहता है कि अगर आपकी जॉब चली भी गई तो भी आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो आप निश्चिंत होकर दूसरा जॉब ढूंढ सकते हैं। ऊपर से अगर आप यहाँ की वर्क वीक की बात करें तो डेनमार्क में तो 37 आवर का वर्क वीक है और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज में 40 आवर्स का वर्क वीक है। प्लस यहाँ पे पेड वेकेशन भी मिलता है। इंडिया में दिन के 10-12 घंटे काम करना तो बहुत ही नॉर्मल माना जाता है और यहाँ पे पेड वेकेशन वगैरह भी नहीं मिलता है। अगर आपने छुट्टी भी डाली है तो कई बार वो भी कैंसिल कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही खराब है जो कि नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत ही बढ़िया है। तो इस रीजन से भी नॉर्डिक कंट्रीज हमेशा ऊपर रैंक करती है हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो नॉर्डिक कंट्रीज में आपको पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। अब ये पेंशन का अमाउंट आपके सैलरी पे डिपेंड करता है कि आप जब जॉब में थे तो आपने कितने पैसे कमाए, बट कहीं ना कहीं इन्हें हर महीने पेंशन दी जाती है। अब इंडिया में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। हाँ, नॉर्डिक कंट्रीज में टैक्स रेट 45 से 60% तक जा सकती है, पर इंडिया में भी तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के इससे ज्यादा पे कर देते हैं और उसके बदले हमें कुछ बेनिफिट्स भी नहीं मिलता है। जब हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटायरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन सब के लिए इतना अच्छा सोशल सिस्टम बना होगा तो ये कंट्रीज तो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर ही रहेगी। अगर आप इंडिया के सोशल सिस्टम की बात करें तो इंडिया में इतना ज्यादा करप्शन है कि यहाँ पे जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से दी भी जाती है वो भी बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। और इन कंट्रीज में जो करप्शन है वो भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो हमेशा टॉप पर रैंक करती है। आज के इस वीडियो से मैं यही समझाना चाहता था कि सिर्फ कैपिटलिज्म ही नहीं बल्कि सोशलिज्म भी बहुत जरूरी है एक कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात सुनते हैं तो हमें अक्सर ये लगता है कि अरे ये तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, पर एक्चुअल में ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक बैलेंस बना के चलती है। अगर आप यूरोप की कोई भी कंट्री को देखेंगे तो इनमें आपको सोशलिज्म कहीं ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा। तो जो ये कंट्रीज है वो आगे इसलिए है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ कैपिटलिज्म बल्कि कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।